नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। दरअसल आज हम सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री मुख्य धारा की शिक्षा से इतर संस्कृत शिक्षा हो या मदरसों में मिलने वाली पारंपरिक शिक्षा हो, उसको लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और जांच की बात कर रहे हैं। सरकारी स्तर पर मुख्य धारा से इतर इस शैक्षणिक व्यवस्था को कितनी सहायता मिल रही है, इससे आप भी अनजान नहीं हैं। जो इन विद्यालयों में पठन पाठन कर रहे हैं वो भी, और जो पठन पाठन करा रहे हैं वो भी अनजान नहीं हैं। लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने जांच की बात कही है, तो ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर जोर हो रही है कि जब मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की जांच होगी तो उसमें फर्जीवाड़ा सामने आएगा या उनकी फटेहाल स्थिति का खुलासा होगा। ऐसे में सवाल हम ये पूछेंगे कि संस्कृत विद्यालय और मदरसों की जांच होगी तो जांच की आंच किस तक पहुंचेगी? इस सवाल का हम जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मदरसा संचालक मोहम्मद तारिक अनवर जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस विषय पर। इसके अलावा सुमित शशांक जी बीजेपी की ओर से, चंद्रकिशोर जी संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सदस्य और रोशन कुमार सिंह जी बतौर कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम तारिक जी के पास चलते हैं। तारिक जी, शिक्षा मंत्री ने जांच की बात की है, क्या कुछ संभावना देख रहे हैं? शिक्षा विभाग की ओर से मदरसों को लेकर थोड़ी संजीदगी देखने को मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे? जी दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने स्टूडियो में हमें आमंत्रण किया, आपने अपने कॉन्फ्रेंस में हमको इनवाइट किया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और खैर मकदम करते हैं आपका और आपके सारे टीम का। कहने का अर्थ यह है सर कि शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से जुड़ा हुआ कि जांच होगी, तो जांच के संबंध में कहना यह है कि जितने भी मदारिस हैं बिहार में, चाहे वो 1128 कोटि के हो, 609 कोटि के हो, 205 कोटि के हो या जो 1637 कोटि के हो, ये सारे मदरसे अपने जमीनी स्तर पे धरातल पे मदरसा चल रहे हैं। बिहार सरकार का जो संकल्प है 29/11/1980, उसके तहत उसके अनुकूल मदरसा सारे संचालक को पूरा किया गया है और मदरसा में पठन पाठन के साथ साथ और सारी सुविधाएं भी मदरसा संचालकों की तरफ से उपस्थित कराया गया है। मदरसे की परिस्थिति ये है सर कि मदरसा आज के डेट में हर एतबार से, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो छात्राएं हो, सारे लोग अपनी जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक आह्वान कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ बिहार राज्य मदरसा बोर्ड पूरी ईमानदारी के साथ बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के जो एक्ट है, जो उनका रेजुलेशन है, उस रेजुलेशन के संबंध में हम लोग उसको धरातल पर पूरा करते हैं। तारिक जी, साथ में ये भी जोड़ लीजिए, तो फिर जांच होगी तो क्या निकल कर सामने आएगा? कोई दिक्कत नहीं है। जांच तो मदरसा का एक दफा नहीं हुआ है, मदरसा का जांच साल 2013 में भी हुआ था। साल 2013 में भी बिहार राज्य मदरसा बोर्ड ने आदेश दिया था बिहार के सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने धरातल पर जाकर मदरसे का जांच किया गया और मदरसा सही पाया गया। चलिए, अच्छी बात है। सभी नियमों का अनुपालन करते हुए मदरसों का संचालन किया जा रहा है, मतलब जांच में कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, हमारे साथ संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सदस्य चंद्रकिशोर जी जुड़े हुए हैं, इनसे भी समझ लेते हैं कि अगर जांच होती है तो क्या मिलेगा, फर्जीवाड़ा या फटेहाली क्या दिखेगा? चंद्रकिशोर जी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपने मुझे आमंत्रित कर स्थिति जानने की कोशिश की है। जी। संस्कृत शिक्षा बोर्ड एक प्राच्य विधा का बोर्ड है। इस बोर्ड में अभी 3 तरह के विद्यालय हैं। एक स्वीकृत है, दूसरा प्रस्वीकृत है, तीसरा मान्यता प्राप्त है। इन्हीं तीनों तरह के विद्यालय के द्वारा संस्कृत विषय के साथ साथ सामान्य विषयों की भी जानकारी बच्चों को दी जाती है। जी। हम लोग जिस समय बोर्ड में आए हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस को बदला है। इस सिलेबस जो पूर्व का सिलेबस था
उसका हम लोगों ने गहरा अध्ययन किया और एक आज का जो माहौल है, खास करके रोजगार उन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों को, कि संस्कृत जगत से भी बच्चा पढ़ के निकले सामान्य जगत में, वैश्विक युग में, तो उसको रोजगार मिल जाए, इसलिए हम लोगों ने सिलेबस को बदला जी। फिर इसका एक वेबसाइट तैयार किया, सामान्य जनजीवन से और इस व्यवस्था से, खास करके संचार तंत्र से जोड़ने के लिए हम लोगों ने यहाँ वो एक नई विधा वहाँ ले आया, वेबसाइट, जिसके चलते छात्र को, शिक्षक को, विद्यालय को सुविधा हुई। इसी क्रम में हम लोगों ने निर्धारित समय पर परीक्षा लिया, रिजल्ट दिया, पूरक परीक्षाएं नहीं होती थी, उसको भी हम लोगों ने समय पर पूरा किया। सवाल अब आपका है जांच का। हम लोग तो जांच का स्वागत करते हैं, जांच होनी चाहिए। जांच होने से एक पवित्रता आती है, सतर्कता आती है। अगर कुछ कहीं कमी है तो लोग, शिक्षक या संस्था उसको दूर करते हैं जी। जांच तो होनी ही चाहिए। जांच का हम स्वागत करते हैं और निमंत्रण देते हैं बिहार सरकार के, खास करके शिक्षा मंत्री जी को। तो ये उनका पहल है कि जांच होना चाहिए, जांच हो। लगभग विद्यालय जांच के दायरे में आएगा जी। जहां पठन पाठन सुचारू रूप से हो रहा है, उसकी प्रशंसा की जाएगी, उसको पुरस्कार दिया जाएगा, और जहां कुछ कमी है सुधार किया जाए जी। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक है, हो सकता है कहीं आधारभूत संरचना की कमी हो, कहीं वर्ग की कमी हो, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, ये कमी। मैं तो चाहता हूं कि जांच हो। उसी जांच के क्रम में जिस विद्यालय को खेल का मैदान नहीं है, पुस्तकालय कहीं नहीं है, या जिसको प्रयोगशाला नहीं है, उचित आवश्यक कमरे नहीं है, तो जांच के क्रम में शिक्षक समय से आते जाते हैं संस्कृत शिक्षा बोर्ड में, पढ़ाई लिखाई होती है। चूंकि हम लोग जहां जहां गए हैं जांच के क्रम में, कई विद्यालय का हम लोगों ने निरीक्षण किया है जी। लगातार हम लोग निरीक्षण में निकलते रहते हैं। तो पूर्व में क्या होता था मैं नहीं जानता, लेकिन जब से हम लोग आए 13 जून 2025 से हम लोग बोर्ड में आए हैं जी। लगातार जिन विद्यालयों का हम लोगों ने पहले तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जानकारी लिया, उनको हिदायत किया, हिदायत के बाद हम लोग विद्यालय जा रहे हैं, देख रहे हैं, बच्चों की संख्या बढ़ी है। इस बार, पिछले साल बच्चे 11,000 रुपया हुए था, इस बार हुए हैं लगभग 23,000 बच्चे। तो इस तरह से संस्कृत की पढ़ाई होती है जी। सामान्य विषयों के साथ उसकी पढ़ाई होती है, और मुझे तो यह खुशी हुई कि जांच होगा। चलिए, अच्छी बात है, आप खुशी व्यक्त कर रहे हैं, तारिक जी भी संतोष व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन आप शिक्षा जगत से जुड़े लोग हैं, शब्दों के पीछे की सियासी मंशा से दूर ही रहना चाहते होंगे। लेकिन जांच और समीक्षा दोनों में काफ़ी अंतर हो जाता है। जांच शब्द का प्रयोग शिक्षा मंत्री ने किया है, और ऐसे में उनके सियासी मंशा पर भी सवाल उठने लगे हैं। चर्चा तेज है कि मदरसों की जांच की बात कही जा रही है, साथ में संस्कृत विद्यालय का नाम जोड़ा गया है। इसके पीछे क्या सियासी मंशा हो सकती है, या व्यवस्था में सुधार जो कि अब दृष्टिगोचर है, उसमें फिर क्या कोशिश की जा रही है। हम पहले सुमित जी से समझ लेते हैं। सुमित जी, जांच की जाएगी, एक और मदरसा संचालक हैं, दूसरी ओर संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सदस्य हैं, दोनों जांच का स्वागत कर रहे हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर अब और क्या जांचना है? देखिए दीपक जी, सिर्फ इतना कहूंगा कि एक कविता की पंक्तियां हैं कि संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है जी। तो कहीं ना कहीं सभ्यता और संस्कृति का जो वाहक है, और संस्कृत शिक्षा बोर्ड के हमारे माननीय सदस्य भी हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने स्वागत किया कि जांच होना चाहिए। अगर जांच होगा तभी पुस्तकालय जो हैं वो सुदृढ़ होंगे, और उन पुस्तकालयों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी। और बच्चे जब हमारी पाश्चात्य सभ्यता को आगे बढ़ाने वाले और वर्तमान की सभ्यता को आगे बढ़ाने वाले लिपि और भाषा से जुड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर जिस भाषा का घनत्व पूरी दुनिया में है, उस भाषा के घनत्व को कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमने तो स्वागत किया है निश्चित तौर पर। लेकिन समस्या कहाँ है? अभी आप कह रहे हैं कि आदरणीय शिक्षा मंत्री जी की मंशा पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं, तो क्या आप मान के बैठे हुए हैं कि मदरसों में कुछ ना कुछ गलत होता है? तालीमी शिक्षा के अलावा मदरसों में होता क्या है, ये भी तो समझने की बात है। मदरसा में तो कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ तो होता नहीं है कि जिसके माध्यम से स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा काम हो गया और जिससे राष्ट्र को आगे बढ़ा दिया जाता है।
तालीमी शिक्षा दी जाती है, यहाँ तक कि वंदे मातरम भी नहीं गाया जाता। वंदे मातरम पर भी कई लोगों को दिक्कत होती है। तो जब मैं वही बोल रहा हूं बार बार कि जिस वंदे मातरम ने पूरे राष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन के प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया, उस समय कांग्रेस के लोग भी गाया करते थे, लेकिन आज वही कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की पिछलग्गू बन गई है और वो कहती है कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे मदरसों में। क्यों नहीं गाएंगे भाई? माँ मिट्टी और मातृत्व के बोध से भरी हुई वंदे मातरम के खिलाफ क्यों हैं आप, ये भी बताइए ना। और कहीं ना कहीं बात हो रही है संस्कृत विद्यालयों के संदर्भ में भी मैं कहूंगा, आदरणीय माननीय सदस्य ने स्पष्ट कर दिया कि हम भाषा से संबंधित चीजों को भी बताते हैं, भाषा से संबंधित चीजों से आगे बढ़कर सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में भी बात करते हैं, और जो मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे दूसरी चीजों की बात करें, चाहे तकनीक के दृष्टिकोण की बात करें, तो संस्कृत में तो सारी चीजें हैं, वेदों के ज्ञान में तो सारी चीजें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद, इन सभी चीजों में तो सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सभ्यता संस्कृति पे गर्व है, और हम चाहते हैं, फिर मैं कहता हूं, हम ये चाहते हैं कि उसमें भी कहीं ना कहीं जांच हो कि कहीं कोई कमी ना हो और आगे बढ़ाया जाए उन चीजों को, और मदरसों की भी तालीमी शिक्षा को ठीक करें, ताकि ठीक करें, और जिससे कि एक खास समुदाय के बच्चे जब वहां पढ़ने जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मातृत्व के बोध के साथ, राष्ट्र भावना की बोध के साथ, और कहीं ना कहीं तकनीकी शिक्षा को ग्रहण करके उनका भी योगदान देश को आगे बढ़ाने में हो। तो उससे दिक्कत किसको है भाई? तो कुछ लोग कहते हैं ये है कि अगर वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो सरकारी अनुदान क्या बंद कर दिया जाएगा? नहीं, निश्चित तौर पर बंद कर दिया जाना चाहिए, और वैसे मदरसों को भी बंद कर दिया जाना चाहिए। खैरात नहीं बांट रहे हम लोग। चलिए ठीक है, आपकी बात आगे विस्तार एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। खैरात नहीं बांटा जा रहा है, राज्य के लोगों के लिए काम किया जा रहा है। जो मदरसे में पढ़ने जा रहा है वो भी बिहार का नागरिक है, जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड के माध्यम से या फिर संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने जा रहा है वो भी बिहार का नागरिक है। तो बिहार को कंट्रीब्यूट करने वाले लोग ही कहीं ना कहीं पढ़ेंगे और उनको कहीं ना कहीं एड्स प्रदान किया जाएगा। ठीक है, लेकिन खैरात नहीं बांटते हैं, और किसी भी मजहब के नाम पर आगे खैरात नहीं बांटेंगे। चलिए, आप मुझसे पूछ रहे थे कि ये कहाँ किस विचार से लोग सवाल पूछ रहे हैं, जांच की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मंशा साफ होती नजर आ रही होगी कुछ लोगों को। हम जरा रोशन जी से भी उस पक्ष जान लेते हैं जांच को लेकर, जो बातें सामने आ रही है। रोशन जी, आपको क्या लग रहा है? सुमित जी ने थोड़े मनोभाव को स्पष्ट किया है बतौर संगठन के नेता के तौर पर, और उसी संगठन के शिक्षा मंत्री हैं, तो उनके भाव भी समझे जा सकते हैं। आप क्या कहेंगे? दीपक जी, सुमित जी तो साफ शब्दों में, जिन लहजों में उन्होंने मदरसों की बात की है, हमारा एकमात्र मानना है, इन्होंने वंदे मातरम पे शुरू किया और वंदे मातरम पे ख़त्म किया। हमको ये बताइए कि इनके आरएसएस में जो है क्या क्या होता है? उनका आरएसएस सीधे वहाँ आरएसएस में जो है क्या क्या पढ़ाई होती है और क्या क्या सिस्टम होता है, हाँ। और वहाँ से इनको ट्रेनिंग मिला है, जो कि भारत में जो है मदरसा में वो माने उसको क्या उसको कहते हैं भाई, क्रिश्चियन लोगों का जहाँ है या सिख लोगों का जहाँ है, ये सारे धर्मों के लोग अपने ढंग से शिक्षा अध्ययन करते हैं, और ये जो मदरसा में लोग पढ़ते हैं और वहाँ पढ़ाई होती है, पढ़ाई जांच का विषय हो सकता है। तारिक जी ने कहा कि पढ़ाई जांच का विषय हो सकता है। वहाँ कौन आते हैं टीचर, नहीं आते हैं, क्या स्कूल है, क्या नहीं है, क्लास चलती है, नहीं चलती है, ये जांच का विषय हो सकता है। ये सही बात है कि सरकार जब फंड देगी, सरकार जब खर्च करेगी, तो निश्चित रूप से उसका एक मॉनिटरिंग कमेटी भी रहेगा, ये संवैधानिक नियम है। लेकिन अब हम वहाँ जो है वो वंदे मातरम नहीं करेंगे, तो अब ये कह रहे हैं खैरात, जैसे लग रहा है कि सरकार जो है वो बीजेपी की सरकार है। नहीं, सरकार बिहार सरकार होती है, बीजेपी सरकार नहीं होती है। वो ऑफिस में जो है बीजेपी होती है, इन लोगों को समझना चाहिए। सरकार जो है अपना खैरात बांटती, मतलब कोई घर से नेता खैरात नहीं बांटते हैं। सरकार का फंड जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लिए है,
वो शिक्षा अध्ययन करें, वो हॉस्पिटल में जाएं। अब कहें कि हॉस्पिटल में वो जाएं तो वो साहब जो है ये ओम नमः शिवाय नहीं बोलेंगे तो हॉस्पिटल में उनको इलाज नहीं करेंगे। अब वो कहेंगे कि रोड पर चलेंगे, बस में जो है दूसरी दिशा देने का प्रयास नहीं, वो जय माता दी नहीं बोलेंगे वो चर्चा का विषय नहीं है। आ रहे सुमित जी, आपके पास आ रहे हैं। देखिए, मैं अगर अपने व्यक्तिगत मत को भी रखूं तो अगर वंदे मातरम से शुरू और वंदे मातरम से खत्म हो तो ये जीवन सार्थक हो जाए, उसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है इस जीवन में। वंदे मातरम के अलावा मातृभूमि की अगर हम वंदना करते हैं तो उसके अलावा इस जीवन की कोई दूसरी सार्थकता हो ही नहीं सकती है। और सुमित जी बस इतनी बात कह रहे हैं कि मदरसा में आप जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाइए, लेकिन वंदे मातरम भी सिखाइए, वो राष्ट्र भावना को जागृत कीजिए उन बच्चों के अंदर जो तालीमी दीक्षा ले रहे हैं। तारिक जी, सियासी बातचीत थोड़ी हो गई, हम इस पर भी आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन हम इतना भी अपने दर्शकों को बता दें कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे पिछले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, मदरसों की स्थिति को सुधारने के लिए कितना प्रयास किया गया, कितना फंड दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्य धारा की शिक्षा भी वहां हो रही है, डिजिटल शिक्षा भी वहां उपलब्ध कराई जा रही है। जो अनुदान प्राप्त मदरसे हैं वहां उनको अगर ये कहा जाए कि आप सरकारी नियमों का अनुपालन करें, केंद्र सरकार ने अनिवार्य किया है कि वंदे मातरम आप जनगण मन से पहले गाएंगे और हर दिन अनिवार्य रूप से गाएंगे, तो किस इसके अनुपालन में क्या दिक्कत है? और जांच में अगर इस बात को लेकर आपत्ति उठेगी तो क्या कहा जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न क्रिएट कर दिया, ठीक है ना, कि मदरसे में सिर्फ तालीम, दीनी तालीम होती है, शायद उनको जानकारी नहीं है। सुमित जी को कहिए धरातल पढ़ाकर, और जब जांच हो, जांच में वो पदाधिकारी के साथ आए और वो देखें कि मदरसे में साइंस की पढ़ाई होती है या नहीं होती है, मैथमेटिक्स की पढ़ाई होती है या नहीं होती है, मदरसे में टेक्नीशियन और लैब की पढ़ाई होती है या नहीं होती है। मदरसे में सारी मूलभूत सुविधाएं बिहार सरकार ने दिया है। साल 2016 से बिहार राज्य मदरसा बोर्ड में साइंस टीचर की अलग बहाली हो रही है। जब चेयरमैन, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर शमशाद हुसैन साहब थे, उस दरमियान उन्होंने मदरसा बोर्ड में एक रिजोल्यूशन पास किया था कि भाई मदरसा में साइंस की भी पढ़ाई होगी, मदरसा में वो तो मैं खुद बता रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं और यहाँ तक कि उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में लाया जा रहा है, स्मार्ट क्लासेस मदरसों में खुल रहा है। लेकिन अगर सरकार ये कहती है कि आप जनगण मन गाएं, वंदे मातरम गाएं, तो उससे भी आपत्ति होगी क्या? अगर तालीमी दीक्षा लेने वाले लोग हैं, उनके परिवार के सदस्य आपत्ति जताते हैं तो क्या होगा? देखिए सर, हम लोग भारत में रहते हैं जी, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सम्मान करते हैं, बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो। अगर कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन लागू करती है तो उसको हम लोग धरातल पर पूरा अमल करने की अथक प्रयास करेंगे। तो ये मदरसों के नाम पर विवाद के बीज उनकी जमीन पर कौन बो रहा है और कौन उनका फसल काटने को प्रयासरत दिख रहा है? ये तो सियासत के लोग जानेंगे ना सर। यहाँ तो धरातल पर जब आप आएंगे, मदरसा देखेंगे, मदरसा को हम लोगों ने बनाया, सरकार ने हम लोगों को कोई 1 रुपये की मदद नहीं की। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड वे गैर अनुदानित है, हम लोगों ने 20 कट्ठा जमीन अपने मत से दिया, मदरसा बनाया। मदरसे बनाने में 15, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपया खर्च हुआ। लेकिन तारिक जी, हम लोगों ने आंकड़ा भी है ना, करीब 3500 मदरसे चल रहे हैं, जिनमें से करीब 2000 के आसपास अनुदानित हैं। तो ये भी कहना गलत होगा कि सरकार की ओर से सहायता नहीं मिल रही है। हाँ सर, हम आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश, ये अपना एक पैगाम देना चाहते हैं, एक मोहब्बताना दरखास्त करना चाहते हैं कि मेरी ये गुजारिश है कि जो जांच अभी गई है बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से, 204 मदरसा और 267 मदरसा अभी गई है सर 4 अप्रैल 2026 को। तो ये फाइल सचिवालय चली गई है। तो आपके चैनल से शिक्षा मंत्री साहब से मेरी ये मोहब्बताना दरखास्त है कि इनको जल्द से जल्द अनुदान की श्रेणी में ले दिया जाए, अच्छी बात है। ताकि आगे की पढ़ाई में शिक्षकों को
छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, बिल्कुल। कोई दुश्वारी तो नहीं फाइल हो। की समीक्षा की जाएगी। चंद्र किशोर जी, आपके पास हम आते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, ये शब्दों के पीछे की सियासी मंशा, आप जब सियासी लोगों की प्रतिक्रिया सुन रहे होंगे तो थोड़ी बातें समझ पा रहे होंगे, भले ही आप कहना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन अनभिज्ञ तो आप भी नहीं है। अगर जांच की बात कही जाती है तो वो किस तरह से जनता पर एक प्रभाव छोड़ता है, समीक्षा की बात कही जाती है तो वो किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ता है, शिक्षा मंत्री जांच की बात कह रहे हैं तो किस तरह से इसे देखें। हालांकि आप जांच का स्वागत कर रहे हैं, आप ये मान कर चल रहे हैं कि इस जांच से सकारात्मक संभावनाएं बनेगी संस्कृत विद्यालयों के लिए, लेकिन सियासी मंशा को नजरअंदाज करेंगे क्या? संस्कृत विद्यालयों के नाम पर मदरसों का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। दीपक जी, हम तो हर समय निरपेक्ष बात करेंगे जी। निरपेक्षता में हम विश्वास करते हैं और अमल भी करते हैं जी। हम सियासी बहस में नहीं जाएंगे। बिल्कुल। हमसे जो आप पूछ रहे हैं, खास करके मेरी अपनी राय और अपने बोर्ड के तरफ से मैं आपको बताता हूँ जी। इस जांच के सिलसिले में मुझे कोई सियासी संदेश नहीं मिलता। मैं पहले भी शिक्षक रहा, 33 साल मैंने शिक्षण कार्य किया है संस्कृत विद्यालय में। जी नहीं, जब सामान्य विद्यालय। ठीक है। संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों की क्या दुर्दशा है, वो कुछ समय पहले विधानसभा में एक सवाल उठा है, 8 महीने तक अनुदान नहीं मिला है तो क्या स्थिति होगी शिक्षकों की, पूरे टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ की, और ऐसे में विद्यालय का संचालन कैसे हो? तो क्या जानबूझकर संस्कृत विद्यालयों का भट्ठा बैठाने का प्रयास हुआ है, ये भी तो कह सकते हैं। सामान्य सी बात है जी। शिक्षक पढ़ाते हैं विद्यालय में, बदले में उनको वेतन मिलना चाहिए। समय से वेतन नहीं मिलने पर असंतोष होता है, उनके पारिवारिक दायित्व निर्वहन में कठिनाई होती है। समय पर वेतन मिलना ही चाहिए, समय पर अनुदान मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो शिक्षक अपने दायित्व पूरा करने में उनको कठिनाई होगी। नहीं मिलता है तो मिलना चाहिए। लेकिन जांच के पीछे मुझे कहना है कि कोई सियासी दांवपेच नहीं है। जांच क्यों नहीं? जब हम सरकारी वेतन लेते हैं, अनुदान लेते हैं, तमाम सरकारी सुविधा को हम प्राप्त करते हैं, तो उसी का एक हिस्सा जांच भी है। जांच होने से संस्थागत जो व्यवस्था है उसको शिक्षक पर, बच्चे पर, अभिभावक पर सब पर प्रभाव पड़ता है। वह जांच हो रही है, हम समय पर जाएं, समय पर हमारा क्लास लगे, पढ़ाई हो, हमारा रिजल्ट हो। और हम लोगों ने तो उसी ख्याल से जो अपना सिलेबस बनाया है कि सिलेबस ऐसा हमारा हो कि संस्कृत के अलावे सभी विषयों की पढ़ाई हो, बच्चे वहाँ से पढ़कर दक्ष निकलें तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में रोजगार खोज सकें जी। इसलिए दीपक जी, जांच के सिलसिले में मेरी अपनी स्पष्ट राय है कि कोई सियासी दांवपेच मैं नहीं, कोई सियासी दांवपेच नहीं है। बार-बार कहता हूं कि जांच का मैं स्वागत करता हूं। अच्छी बात है, लेकिन सियासी लोग इस पर भी सियासी विचार के साथ अपनी बात रख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। ब्रेक के बाद चर्चा को थोड़ी और आगे बढ़ाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जांच की बात जब शिक्षा मंत्री ने कही है तो जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी और क्या बिना किसी गड़बड़ी के सूचना के जांच की बात शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की जांच की बात शिक्षा मंत्री ने कही है और जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी और जांच क्या बिना किसी गड़बड़ी के सूचना के की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। सुमित जी, जांच की बात तभी होती है जब कोई जानकारी पहुंचती है कि हाँ इस तरह की सुधार की संभावना है, उसको लेकर क्या प्रयास किया जाना चाहिए उसका पता लगाया जाए, या कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है उसका पता लगाया जाए ताकि उसे सुधारा जाए। जांच की बात आई ही क्यों? देखिए दीपक जी, शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा है हमारा। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वचनबद्धता के साथ काम करती है। हम जिस भूमि पर जन्म हुआ है हमारा, यानी बिहार की पवित्र भूमि पर जन्म हुआ है, इसने न जाने अनेकों ज्ञानियों को जन्म दिया है। नालंदा और विक्रमशिला की भूमि है और एक कालखंड में तक्षशिला विश्वविद्यालय भी
इसी मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी भाषा के संदर्भ में अगर बात हो तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण स्थलों का विकास हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण शैली का विकास हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम बिहार के लोगों को प्रदान कर सकें। इसी क्रम में जांच भी होती है, समीक्षा भी होती है। अगर जांच के क्रम में यह पाया जाता है कि कहीं पे कोई व्यक्ति दोषी है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्यवाही होगी। हमने कहा और हमारे माननीय सदस्य ने भी कहा कि पुस्तकालय की आवश्यकता है। पुस्तकालय के अलावा उन क्षेत्रों की भी आवश्यकता है जहां पर बच्चे बैठ करके पढ़ सके और चीजों हमारी दिलचस्पी आपकी कही बात में है सुमित जी। आपने जो कहा कि जो तालीमी शिक्षा दे रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम कोर्सेज पढ़ाई जा रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सरकारी अनुदान ले रहे हैं तो सरकारी आदेशों का भी पालन किया जाना जरूरी है। तो इस तरह से क्या आप अपने संगठन की सोच को किसी समाज पर थोपने के लिए आप सही हो जाएंगे? नहीं, संगठन हमारा है तो संगठन किसी एक व्यक्ति से थोड़े ना बना है। संगठन हमारा बना है बिहार के लोगों से, देश के लोगों से, जिसका जन्म भारत में हुआ है उसी से बना है। किसी रोहिंग्या मुसलमान से तो हमारा नहीं बना है संगठन कि हम किसी रोहिंग्या मुसलमान की बात मान लेंगे, बांग्लादेश से आए हुए किसी व्यक्ति की। तो निश्चित तौर पर अगर रोहिंग्या मुसलमान बोल रहा हूं इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत के मुसलमानों का मैं दुश्मन हूं। भारत के मुसलमानों की भी बात करूंगा, देश के लोगों की भी बात करूंगा, लेकिन जब आप मेरे ऊपर थोपेंगे या फिर कोई भी व्यक्ति ये थोपने की कोशिश करेगा कि मैं किसी कम्युनिटी का विरोधी हूं, तो निश्चित तौर पे वहां खड़े होकर के मैं कहूंगा कि भारत में जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, उसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, कोई भी व्यक्ति हो, भील, भिलाला, गोंड, भूरिया, कोई भी जनजाति का व्यक्ति हो, उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए राज्य को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में। और जिस भाषा में या फिर जिस प्रकार की भी तालीमी शिक्षा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है उससे राज्य का कंट्रीब्यूशन भला होता है कि नहीं होता है, ये देखना है। क्योंकि जनता के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है, टैक्स पेयर्स के द्वारा, वो पैसा उचित जगह पे खर्च हो। तो मुझे लगता है कि संस्कृत विद्यालय में भी हम मानते हैं कि समीक्षा हो, कंप्यूटराइजेशन हो, चीजों को तेजी से हम लोगों तक पहुंचाएं। बच्चे जो हैं संस्कृत से भी आगे बढ़कर सांस्कृतिक शिक्षा में भी उनका विकास हो और संस्कृत से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो आपको यहां तक बताऊंगा कि इंग्लिश भाषा की भी अगर बात होती है तो इंग्लिश के एक बड़े प्रोफेसर से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 40 लैंग्वेजेस एंड मोर देन 40 लैंग्वेजेस का मतलब था कि उसमें संस्कृत भी, आप भी अपने जननी भी, जवाब को बहुत घुमा फिरा कर ला रहे हैं। मदरसों पर जांच हो रहा है, जांच होना ही चाहिए। और वंदे मातरम की बात हमारे साथी कह रहे हैं ना, जो नियम सरकार ने बनाया है मदरसा बोर्ड उन्हीं नियमों को देखता है और बोर्ड ही तो चेक करवाने में मदरसा सही से नहीं चल रहा है। चेक करवाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बिल्कुल निश्चित तौर पे तो स्वागत योग्य है कि अगर वो स्वागत कर रहे हैं, जो गड़बड़ करेगा वो पकड़ा जाएगा। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि जनगण मन और वंदे मातरम अगर नहीं गाते हैं तो उस पर एक मिनट, जो व्यक्ति अच्छा काम नहीं करेगा निश्चित तौर पर उस पर कार्यवाही होगी। भारत में अगर किसी मुसलमान का जन्म हुआ है तो भारत का नागरिक है, उसका भी विकास करने का काम हमारा ही है। और ये बार बार जो कहते हैं ना कि हॉस्पिटल जाएगा ओम नमः शिवाय नहीं करेगा तो उसको इलाज नहीं करेंगे, तो उसका भी जवाब विशेष रूप से संस्थाएं हैं जो तालीमी शिक्षा देती हैं, वहां आप कुछ अपनी विशेषता थोपेंगे तो ये तो गलत हुआ ना। वंदे मातरम जो है वो माँ, मिट्टी और मातृत्व के बोध को दर्शाती है। वंदे मातरम तो गाना पड़ेगा। एक मिनट पूरी बात पूरी हो जाने दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने और बहुत सारे जो देश के जो प्रेरणा स्रोत रहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय में मुस्लिम लीग ने तो विरोध किया था। ये भी कांग्रेस पार्टी भी आज मुस्लिम लीग की तरह चल रही है। तो कांग्रेस पार्टी अगर मुस्लिम लीग के तरह चलेगी तो निश्चित तौर पर उसको वंदे मातरम नहीं चला रहे मदरसों को। और ये आरएसएस की भी बात कर रहे थे, उस पर भी जवाब ले लीजिए। वहां भी हम कहते हैं वो तो मैंने रोका ना। एक मिनट विषयांतर हो जा रहा है, समय हमारे पास करेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। वो ये कर रहे हैं ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपके सवाल का भी जवाब दे रहा हूं, इनके सवाल का भी जवाब दे रहा हूं। वहां पे जब कहते हैं कि नमस्ते सदा वात्सल्य मातृभूमि, तो उसका अर्थ होता है कि वात्सल्य से भरी हुई मातृभूमि को नमन करते हैं। वंदे मातरम में भी वही कहा जाता है। तो वंदे मातरम का विरोध क्यों? और वंदे मातरम क्योंकि कोई व्यक्ति जो है वो मुसलमान है इसलिए वंदे मातरम का विरोध कर देगा, कोई विरोध नहीं कर रहा है, को नहीं मानता, कोई विरोध नहीं कर रहा है, बस मान कर चल रहे हैं कि कोई विरोध कर रहा है। चंद्रकिशोर जी कुछ कह रहे हैं। चंद्रकिशोर जी बोलिए। कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। हाँ, मेरा एक सुझाव है जी, जिस विषय पर आज हम अपनी बात रखने आए हैं, मेरा दोनों भाई भी रख रहा है, जिस पर पूर्व में मैं नहीं कह सका जी, जांच या वीक्षण, यह जो कार्य है इसके दो एस्पेक्ट हैं दीपक जी। एक इसका एस्पेक्ट है कि जांच करता जाते हैं तो सिर्फ दंड का ख्याल रखते हैं,
कि हम संस्था में जाएं और उसकी कमी को ढूंढें और कहाँ हमको गुंजाइश मिले कि उसको हम दंडित कर दें जी। दूसरा इसका एस्पेक्ट होता है कि सुधार के ख्याल से जी। कि हम संस्था में जाएं, देखें कि आधारभूत संरचना है कि नहीं, शिक्षक को समय पर वेतन मिला कि नहीं, खल्ली डस्टर है कि नहीं, पीने का पानी है कि नहीं, बच्चे को शौचालय का प्रबंध है कि नहीं, और क्या क्या कमियां हैं, संस्था का समय से रूटीन ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि उन बातों में कहीं कमी है तो जांचकर्ता उस कमी को दूर करें, शिक्षकों को प्रोत्साहन करें, बच्चों को उत्साहित करें। मेरा कहना यह है कि जांच का की जो दिशा होनी चाहिए वो सृजनात्मक होनी चाहिए, न कि दंडात्मक। दंडात्मक जांच से लाभ के बदले हानि होगी, सृजनात्मक जांच होगा। अगर जांच का दिशा रहेगा कि नहीं हम संस्था को सुधारने के लिए जा रहे हैं, प्रायः देखा जाता है कि जो ही जांच करता जाते हैं सबसे पहले रजिस्टर पकड़ते हैं जी। रजिस्टर पकड़ते हैं कि कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए। हो सकता है कोई शिक्षक आए समय पर और जल्दी जल्दी में वर्ग चले गए और उन्होंने हस्ताक्षर नहीं बनाया तो उनको दंडित कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि जब हम आए हैं विद्यालय में या किसी संस्था में हम गए हैं तो वहाँ आवश्यकता का जो आधारभूत संरचना है वो है कि नहीं। अगर कोई शिक्षक में कमी है उसे काउंसलिंग करके उससे संवाद स्थापित करके अगली बार वो भूल का सुधार हो जाए। इस तरह से यदि जांच हो तो मैं उस जांच का ज्यादा स्वागत करता हूँ। जांच दंड के लिए नहीं हो, जांच सुधार के लिए हो। जांच से उस संस्था में जो कमी है उसको दूर किया जाए, इस दिशा में माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जांच करवाएं। बहुत ही नेक सुझाव है आपका। लेकिन रोशन जी, अभी बातचीत के क्रम में आपको क्या लग रहा है, जांच के पीछे की मंशा क्या प्रतीत हो रही है? दीपक जी, फिर वहीं पर हम आके खड़ा होंगे कि नफरत नहीं मोहब्बत हो, बस इतने है। और इस जांच में चंद्रकिशोर जी ने भी जो बात कही बहुत सही बात बोली है कि नफरत नहीं मोहब्बत हो, हमारा जांच सकारात्मक हो, नकारात्मक नहीं। अगर कोई विद्यालय है वो कैसे बढ़ सकता है, कैसे उसका और विकास हो सकता है, इसके बारे में सोचा जाए। सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, हमारी सभ्यता और संस्कृति से दोनों विद्यालय जुड़ा हुआ है। इसीलिए जांच में जो है पारदर्शिता हो, नफरत नहीं मोहब्बत हो, हमारा यही मंशा है। वहाँ राजनीतिकरण अपने जगह पर है, पार्टी की विचारधारा अपने जगह पर है कि राष्ट्रीय ध्वज ये कहाँ कहाँ फहराते हैं, कब नहीं फहराते हैं, क्यों नहीं फहराते हैं, ये अपना विषय है। और वंदे मातरम और जनगण कैसे गाया जाए ये संवैधानिक और दिक्कत क्या है ना, आप भी एक पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रतीत हो रहे हैं कि जो आपके सामने खड़े व्यक्ति हैं जो दूसरे दल से हैं, दूसरे खेमे से हैं, और वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। जबकि शिक्षा जगत से जुड़े हमारे दोनों मेहमान हैं, चाहे मदरसा संचालक हों या संस्कृत शिक्षा बोर्ड के हों, वो सकारात्मक विचार रखते हैं, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। वो सरकार की मंशा पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, वो जांच का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन तारिक जी, ये सवाल भी आपसे बनता है कि अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई कार्रवाई होती है तो फिर उसको किस तरह से देखा जाएगा? और दूसरे जो इन्होंने आरोप लगाया है कि आप सरकारी पैसा अगर लेते हैं, अनुदान लेते हैं, तो सरकारी आदेशों का अनुपालन अनिवार्य हो जाता है आपके लिए। नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2013 में बिहार राज्य मदरसा बोर्ड ने बिहार के 38 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्थल निरीक्षण करने का आदेश दिया था। पुनः सरकार ने 2014 में जांच कराया, पुनः सरकार ने 2021 में जांच कराया। यानी अभी तक बिहार सरकार ने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के सारे मदारिस का जांच करा लिया। अंततः सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पे, माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट के आदेश पे जनवरी 2023 में पूरे बिहार का जांच कराया गया। तो अगर कहीं कोई 2 आना 4 आना कमी पाई गई तो उस कमी को पूरा करने के लिए 3 से 6 माह का समय दिया गया मदरसा संचालकों को जी। और जो मदरसा संकल्प को पूरा कर रहा है, जहाँ पठन पाठन हो रहा है, जहाँ सारी मूलभूत सुविधाएं के साथ काम हो रही है,
वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैंने किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, इसलिए मुझे राजनीतिक नहीं करनी है सर, मुझे राजनीति नहीं करनी है, ना मैं राजनीति में दिलचस्पी रखता हूँ। जल्दी से ये भी बता दीजिए तारिक जी, जांच से मदरसों को क्या फायदा हुआ? जांच से मदरसा को ये फायदा हुआ कि जिस मदरसे में जो कमी थी, आधारभूत संरचना की कमी थी, हम लोगों ने विभाग को लिख कर दिया है कि हमारे यहाँ इस चीज की कमी है। मतलब विभाग के संज्ञान में है कि आपके पास किन चीजों की कमी है, संसाधनों की क्या उपलब्धता विभाग की ओर से मदद की जा सकती है। चलिए चंद्रभूषण जी, 3 बार 4 बार मदरसों की जांच हो चुकी है। चंद्रकिशोर जी, क्या संस्कृत विद्यालयों की जांच को लेकर भी सरकार इतनी तत्पर नजर आई है? दीपक जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं जी, इसके केवल एक जानकारी मैं आपको देता हूं जी, इसको मैंने निर्देश से कहा था पूर्व में। अभी हम लोगों ने एक योजना बनाई है, अपने हमारे अध्यक्ष हैं मृत्युंजय झा जी, बड़ी सकारात्मक है और काफ़ी वो चिंतित रहते हैं, गंभीर रहते हैं संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सुधार के लिए और संस्था के लिए। सामान्य विद्यालयों में आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि मॉडल विद्यालय की स्थापना की जा रही है, जो विद्यालय आदर्श विद्यालय होगा, जिसके देखा देखी में शेष विद्यालय भी अपने को प्रोन्नत कर सकेंगे। विगत के दिनों में हमारे सम्मानित अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से सहभागिता स्थापित कर राज्य सरकार को एक प्रोजेक्ट दिया है कि ऐसा संस्कृत विद्यालय, दीपक जी, जो आधारभूत संरचना से संपन्न है, यदि उसके पास पर्याप्त जमीन है, उस विद्यालय को मॉडल विद्यालय में बदला जाए, जिससे कि पड़ोस के विद्यालय भी उसको देखकर अनुकरण कर सकें। तो 52 विद्यालय हेतु तैयार हो गया है एक मॉडल, जिसको भारत सरकार ने कहा है कि हम इस विद्यालय को हम मॉडल विद्यालय बनाएंगे। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हम प्रतिदिन यह प्रयास करते हैं कि संस्कृत स्कूल में जो संसाधन उपलब्ध है, उसके अलावे किसी संस्था से, किसी व्यक्ति से या राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से उसे सहायता देकर, वहाँ जिस विषय की शिक्षक नहीं है उस विषय के शिक्षक की नियुक्ति कर, छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक विद्यालय में सुविधा प्रदान कर, अभिभावकों के बीच ही संवाद भेजकर कि संस्कृत विषय पढ़कर भी आपके बच्चे सामान्य विषय की तरह उसके आमने सामने अपने रोजगार के लिए समुन्नत हो सकते हैं। अपग्रेड होने के चक्कर में मौलिकता को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं, उसमें एक बात है, उसमें जो संस्कृत का जो ये अक्षुण्ण हिस्सा है, संस्कृत का जो दीपक जी अक्षुण्ण हिस्सा है, उस हिस्सा को बचाते हुए अगर हम जड़ को समाप्त कर देंगे तो फिर उसका जो अन्य हिस्सा है उसको समाप्त हो जाएगा। उसको अक्षुण्ण रखने के लिए साथ साथ वक्त के दौर में हमारा बच्चा पीछे नहीं हो, हम पीछे नहीं हो, हमारा अभिभावक का आकर्षण नहीं घटे संस्कृत विद्यालय से, ये हमारा प्रयास है। चलिए, अब सवाल आपका क्या, दूसरा सवाल क्या है आपका? बस यही कि क्या जांच से फायदा होगा और संस्कृत बोर्ड इस जांच को लेकर क्या पहले सतर्क था? क्योंकि मदरसों को लेकर मदरसा बोर्ड ने 4 बार जांच करा लिया और वहां क्या कमियां हैं ये पहले से सरकार के संज्ञान में लाया जा चुका है। संस्कृत शिक्षा बोर्ड सरकार के हर एक फरमान का स्वागत करता है। जांच के लिए, जांच तो चीजें है, बिना जानकारी का जांच बोर्ड ने अपने स्तर पे ये पहले काम किया है। स्वयं बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड के पदाधिकारी, बोर्ड के सदस्य लगातार जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहे हैं। विभिन्न विद्यालयों में जाकर के वहाँ के कैरिकुलम को, वहाँ के रूटीन को, फिर वहाँ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के स्तर को जांचने की, वहाँ सतत जांच की सतत प्रक्रिया वहाँ सुव्यवस्थित ढंग से चल रही है। और सरकार की तरफ से आ जाएगी तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, जिसको हम स्वयं जांच रहे हैं सरकार भी जांच ले। चलिए, तो एक बात साफ है कि सरकार की मंशा पर जो सवाल उठा रहे हैं, शिक्षा मंत्री के जांच की बात पर जो सवाल उठा रहे हैं, वो ये समझ लें कि सरकार या शिक्षा मंत्री किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, बल्कि वो सुधार को लेकर सकारात्मक सोच के साथ जांच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कमियों का पता लगाया जा सके। हालांकि ये प्रयास पहले भी किया जा चुका है, उस प्रयास का क्या प्रतिफल निकला है ये हमारे साथ बैठे मेहमान बता चुके हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार तेजी से
इन स्थितियों में सुधार के लिए संकल्पित होगी और उसे धरातल पर उतारने का सकारात्मक प्रयास भी जल्द देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए मोहम्मद तारिक अनवर जी, चंद्रकिशोर जी, सुमित शशांक जी और रोशन जी, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।